बुढ़ापे में औलाद के तानों और अपमान से बचना है। इन 3 गुप्त बातों को औलाद से कभी साझा न करें, वरना दुख का अंतहीन चक्र शुरू हो जाएगा। प्रिय दर्शक गण, यह कथा मात्र एक साधारण कहानी नहीं है, बल्कि यह जीवन को सुख और शांति से जीने का मार्गदर्शन करने वाली अमूल्य प्रेरणा है। नमस्कार आदरणीय दर्शकों, हर हर महादेव। हमारे YouTube चैनल स्पिरिचुअल ज्ञान सागर में आपका हार्दिक स्वागत है। यहाँ हम आपके लिए लाते हैं सनातन धर्म की अद्भुत कथाएं और आध्यात्मिक रहस्य, जो आपके मन और आत्मा को सुकून और ऊर्जा प्रदान करेंगे। आज की कथा आरंभ करने से पहले एक निवेदन है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि कोई भी शिक्षा या कथा अधूरी छोड़ना पाप का कारण बनता है, इसलिए इस कथा को अंत तक अवश्य सुनें। अगर आप एक सच्चे सनातनी हैं और प्रभु श्री राम में अटूट आस्था रखते हैं, तो अभी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम लिखकर अपनी भक्ति का परिचय दें। आइए प्रिय दर्शकों, अब देरी किए बिना शुरू करते हैं आज की प्रेरणादायक और हृदय स्पर्शी कथा। यह कथा है एक लड़की अनामिका की, जो अपने पिता रामदीन और सौतेली मां शांति के साथ एक छोटे से गांव में रहती थी। वह गांव ऐसा प्रतीत होता था मानो स्वयं प्रकृति ने इसे अपनी गोद में पाल पोस कर सजाया हो। गांव चारों ओर से हरियाली और शांत सरोवरों से घिरा था। हर सुबह की ठंडी बयार और मिट्टी की सौंधी सुगंध मानो ईश्वर के आशीर्वाद का प्रतीक थी, जो हर हृदय को आनंद और संतोष से भर देती थी। लेकिन इस मनमोहक वातावरण के बावजूद अनामिका का जीवन संघर्षों से भरा था। वह एक साधारण किसान परिवार में जन्मी थी। दुर्भाग्यवश बचपन में ही उसकी मां का देहांत हो गया। पिता रामदीन, जो एक परिश्रमी और ईमानदार व्यक्ति थे, ने घर की जिम्मेदारियों के बोझ तले दूसरी शादी कर ली। उनकी नई पत्नी शांति, जो स्वार्थ और सुविधा के चलते इस विवाह में बंधी थी, ने अनामिका को कभी अपनी बेटी नहीं माना। अनामिका का बचपन कठिन तपस्या के समान था। वह सुबह जल्दी उठती, अपने छोटे छोटे हाथों से घर का कोना कोना साफ करती और जिम्मेदारियों का भार उठाती, जो उसकी उम्र से कहीं अधिक था। पढ़ाई में उसकी गहरी रुचि थी। स्कूल की किताबें और शिक्षक द्वारा दिए गए ज्ञान में उसे शांति मिलती, लेकिन यह सुख ज्यादा दिन नहीं टिक सका। जब वह 5वीं कक्षा में थी, शांति ने उसकी पढ़ाई छुड़वा दी। शांति का तर्क था, पढ़ाई का कोई लाभ नहीं जब नौकरी करनी ही नहीं है। अनामिका के सपने इन शब्दों से बार बार टूट जाते। उसकी अध्यापिका ने एक बार कहा था, बेटी, भगवान ने हर व्यक्ति को अपने सपने पूरे करने की शक्ति दी है, हार कभी मत मानना। लेकिन शांति के कटु वचनों ने उसे बार बार हतोत्साहित किया। जब भी उसके पुराने साथी उससे पूछते, तुम स्कूल क्यों नहीं आती, अनामिका की आंखें नम हो जाती और वह चुपचाप घर लौट आती। उसका घर एक साधारण कच्चा मकान था, जिसकी मिट्टी की दीवारें बारिश में भीगकर कमजोर हो जातीं और गर्मियों में तंदूर की भांति तपती थीं। घर के 2 कमरे थे। एक में पिता रामदीन और शांति रहते थे और दूसरे में अनामिका अपने छोटे सौतेले भाई बहनों के साथ सोती थी। इन छोटे बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी भी अनामिका के कंधों पर थी। शांति अक्सर अपनी जिम्मेदारियों से बचकर बच्चों को अनामिका के भरोसे छोड़ देती थी। अनामिका का जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था। जब भी उससे कोई भूल होती, शांति बिना सोचे समझे उसे कठोर दंड देती। एक दिन अनामिका चूल्हे पर रोटियां बना रही थीं, जब गलती से रोटियां जल गईं। इसे देखकर शांति का क्रोध आसमान छू गया। उसने अनामिका को थप्पड़ मार दिया। अनामिका की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन उसने कोई प्रतिकार नहीं किया। वह चुपचाप सब सहती रही, क्योंकि वह जानती थी कि कोई भी जवाब देने से शांति का गुस्सा और बढ़ जाएगा। अनामिका का जीवन एक ही ढर्रे पर चलता था। सुबह से लेकर रात तक वह घर के कामों में डूबी रहती, छोटे बच्चों की देखभाल करती और अंत में थक कर सो जाती। लेकिन जब रात के अंधेरे में सब सो जाते, तो अनामिका खिड़की के पास जाकर आसमान को निहारती। चांदनी रात और चमकते तारे उसे एक अजीब सी सुकून देते थे। वह मन ही मन सोचती, क्या मेरा जीवन भी इन तारों की तरह चमक सकता है? क्या मुझे भी कभी आजादी का एहसास होगा? अनामिका जितनी अंदर से मासूम थी, उतनी ही बाहर से सुंदर। उसकी दूध सी उजली त्वचा और गहरी बोलती आंखें पूरे गांव में चर्चा का विषय थीं।
गांव वाले उसकी सुंदरता की तारीफ करते, लेकिन अनामिका के लिए यह प्रशंसा किसी श्राप से कम नहीं थी। उसे लगता था कि उसकी खूबसूरती ही उसके लिए एक कैद बन गई है। शांति ने अनामिका की सुंदरता को एक संपत्ति की तरह देखना शुरू कर दिया था, जिसे वह किसी बड़े लाभ में बदलना चाहती थी। शांति ने गांव के अमीर लोगों से संबंध बनाने शुरू कर दिए। उसका इरादा स्पष्ट था, वह अनामिका को धन के बदले किसी समृद्ध घर में ब्याह देना चाहती थी। उसने कई बार अपने मन में योजनाएं बनाई। अगर इसे किसी रईस से ब्याह दूं तो बदले में मोटी रकम पा सकती हूं। हालांकि उसने यह बात कभी अनामिका से नहीं कही। अनामिका का जीवन गहरी तन्हाई में बीतता था। उसके पास कोई सच्चा साथी नहीं था जिससे वह अपने दिल की बातें कर सके। गांव की अन्य लड़कियां जब अपने परिवारों के साथ समय बिताती, अनामिका घर के कामों में उलझी रहती। उसकी उम्र के बच्चे खेल कूद और मस्ती में मशगूल रहते, लेकिन अनामिका के लिए ये सब किसी सपने जैसा था। रात के समय जब वह छत पर जाकर तारों को देखती तो उसके दिल में एक सवाल उठता, क्या मेरा जीवन भी इन तारों से सजे आसमान जैसा हो सकता है अगर मुझे कभी मौका मिले? लेकिन इस ख्वाब के साथ एक डर भी उसके दिल में रहता, शांति मुझे यह आजादी कभी नहीं देगी। अनामिका की सुंदरता की चर्चा अब गांव के हर कोने तक फैल चुकी थी। उसकी मासूमियत और दिव्यता ने लोगों का दिल छू लिया था। यह चर्चा धीरे धीरे गांव के सबसे प्रभावशाली और धनी व्यक्ति धीरेंद्र ठाकुर तक भी पहुंच गई। ठाकुर परिवार का गांव में दबदबा था। उनकी भव्य हवेली, विशाल खेत और नौकर चाकरों का विशाल समूह उनके रुतबे को दर्शाते थे। एक दिन धीरेंद्र ठाकुर अपने बेटे विवेक ठाकुर के साथ अनामिका के घर अचानक आ धमके। इसे देखकर शांति के दिल में लालच की लहर दौड़ गई। उसने इसे अपने जीवन का सुनहरा मौका समझा। शांति ने उन्हें आदर पूर्वक घर के अंदर बुलाया और उनकी आवभगत में कोई कसर नहीं छोड़ी। धीरेंद्र ठाकुर एक गंभीर व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे। उनके चेहरे की कड़ी रेखाएं और तीखी निगाहें किसी के भी दिल में भय उत्पन्न कर सकती थीं। उनके बेटे विवेक का स्वभाव अपने पिता से भी अधिक क्रूर था। गांव में उसके अभद्र व्यवहार और महिलाओं के प्रति अनुचित दृष्टिकोण की कहानियां प्रचलित थीं, लेकिन ठाकुर परिवार की शक्ति के आगे कोई उनका विरोध करने की हिम्मत नहीं करता था। उस दिन जब धीरेंद्र ठाकुर और उनके साथ आई गाड़ियां गांव में दाखिल हुईं, तो उनकी ताकत का प्रदर्शन साफ नजर आ रहा था। अनामिका उस समय रसोई में काम कर रही थी। शांति, जो बरामदे में बैठी थी, गाड़ियों की आवाज सुनते ही उत्साह से भर गई। उसने फौरन अपने कपड़े ठीक किए और दरवाजे पर जाकर उन्हें आदरपूर्वक अंदर बुलाया। जैसे ही ठाकुर घर में दाखिल हुए, शांति ने विनम्रता से कहा, आइए ठाकुर साहब, यह घर आपके कदमों की राह देख रहा था। ठाकुर ने हल्की मुस्कान के साथ भीतर कदम रखा। शांति ने तुरंत अनामिका को आवाज दी, अनामिका, जल्दी से ठंडा पानी लेकर आ। अनामिका ने बिना सवाल किए रसोई से पानी लाने की तैयारी की। उसका मन बेचैन था। वह समझ नहीं पा रही थी कि इतने शक्तिशाली लोग उनके साधारण घर में क्यों आए हैं। जब वह पानी लेकर ठाकुर साहब के पास पहुंची तो उसने सिर झुकाकर उनके सामने गिलास रखा। धीरेंद्र ठाकुर की निगाहें अनामिका पर टिक गईं। अनामिका की मासूमियत और अप्रतिम सुंदरता ठाकुर की कल्पनाओं से भी अधिक प्रभावशाली निकली। उसकी पवित्रता और सरलता ने जैसे ठाकुर के मन को स्पर्श कर लिया। धीरेंद्र ठाकुर ने पानी का गिलास उठाया, लेकिन उनकी आंखें अनामिका पर जमी रहीं। वहीं उनके बेटे विवेक की नजरों में कुछ और ही भाव थे, एक विचित्र अहंकार और स्वार्थ। विवेक को अपनी आदत पता थी, जो उसे चाहिए वह पाकर ही रहता था। अनामिका भी उसके लिए सिर्फ एक और वस्तु थी जिसे वह अपना अधिकार मान रहा था। शांति, जो पहले ही समझ चुकी थी कि ठाकुर का यहां आना क्या संकेत देता है, बड़ी चालाकी से बातचीत में लग गई। उसने मीठे शब्दों में कहा, ठाकुर साहब, आपका हमारे घर पधारना हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। आपके कदमों से यह आंगन पवित्र हो गया। अब तो हमारी किस्मत चमकनी तय है। धीरेंद्र ने गंभीर स्वर में कहा, तुम्हारी बेटी अनामिका बहुत खूबसूरत है शांति। मैं चाहता हूं कि उसका विवाह मेरे बेटे विवेक से हो। यह सुनकर शांति की आंखों में लालच की चमक फैल गई। उसने अपनी खुशी छुपाते हुए कहा, यह तो हमारे लिए गर्व की बात होगी ठाकुर साहब।
लेकिन उसने बात को अधूरा छोड़ दिया, मानो विचार कर रही हो। धीरेंद्र उसकी चालाकी को भांप गए और मुस्कुराते हुए बोले, शांति, अगर तुम्हारी बेटी का रिश्ता हमारे परिवार में होता है तो तुम्हारी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। मैं तुम्हें 2 लाख रुपये दूंगा। इन पैसों से तुम्हारा जीवन पूरी तरह बदल सकता है। शांति का दिल जोर से धड़क उठा। 2 लाख रुपये उसके लिए किसी सपने से कम नहीं थे। उसकी आंखों में लालच साफ झलक रहा था, लेकिन उसने संयमित रहते हुए कहा, ठाकुर साहब, आप सही कह रहे हैं, लेकिन मेरी बेटी बहुत भोली है। वह इन सब बातों को नहीं समझेगी। धीरेंद्र ने उसकी बात को काटते हुए कहा, तुम्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। हमारे घर में वह रानी की तरह रहेगी। उसे किसी चीज की कमी नहीं होगी। बस तुम हामी भर दो। विवेक, जो अब तक चुप था, अपने पिता की हर बात ध्यान से सुन रहा था, लेकिन उसकी आंखों में गुस्सा और असंतोष झलक रहा था। वह अनामिका को अपने तरीके से हासिल करना चाहता था, किसी परंपरा या विवाह के बंधन के बिना। शांति के मन में अब कोई दुविधा नहीं बची थी। 2 लाख रुपये उसकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकते थे। उसने अनामिका के भविष्य की परवाह किए बिना अपने स्वार्थ को प्राथमिकता दी। उसके मन में बस यही विचार था कि इन पैसों से वह एक बड़ा घर बना सकती है और समाज में सम्मान पा सकती है। थोड़ा दिखावा करते हुए उसने कहा, ठाकुर साहब, हम तो गरीब लोग हैं। हमें इस पर सोचने के लिए थोड़ा समय चाहिए। धीरेंद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, सोच लो, लेकिन ज्यादा वक्त मत लेना। मैं चाहता हूं कि शादी 1 हफ्ते में हो। तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। बस यह ध्यान रखना कि आज के बाद अनामिका घर से बाहर न जाए। उसकी सुंदरता पर किसी और की नजर नहीं पड़नी चाहिए। शांति ने सिर हिलाकर हामी भर दी। उसकी आंखों में खुशी और लालच साफ झलक रहे थे। मन ही मन उसने सोचा, अगर मैंने 2 लाख की बजाय 4 लाख मांगे होते तो शायद वह भी दे देते। अनामिका को इन सारी बातों का कोई अंदाजा नहीं था। जब ठाकुर और उनके लोग चले गए तो शांति ने अनामिका को पास बुलाकर कहा, अब से तुम घर के बाहर नहीं जाओगी और कोई काम भी नहीं करोगी। तुम्हारे लिए एक बड़ा रिश्ता आया है। अनामिका ने चकित होकर पूछा, रिश्ता? किसका? शांति ने जवाब दिया, धीरेंद्र ठाकुर के बेटे विवेक का। वह बहुत अमीर है। तुम्हें बस आराम से रहना होगा, कोई काम नहीं करना पड़ेगा। यह सुनकर अनामिका स्तब्ध रह गई। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी जिंदगी इस तरह अचानक बदल जाएगी। उसका मन घबराहट और असमंजस से भर गया। उसे पता था कि उसकी सौतेली मां शांति उसकी भलाई के बारे में नहीं सोचती। यह शादी उसके लिए एक अनिश्चित भविष्य का संकेत दे रही थी। धीरेंद्र ठाकुर और विवेक के जाने के बाद अनामिका के मन में उथल पुथल मच गई। वह समझ नहीं पा रही थी कि अचानक यह बदलाव क्यों आ रहा है। उसके मन में सवालों का सैलाब उठ खड़ा हुआ। ऐसे प्रभावशाली लोग हमारे जैसे गरीबों के घर क्यों आए? शांति ने बस इतना कहा कि अब से वह घर के बाहर नहीं जा सकेगी। यह सुनकर अनामिका और भी बेचैन हो गई। उसे लगने लगा कि उसकी जिंदगी अब एक कैद में तब्दील हो रही है, जहां उसकी इच्छाओं और स्वतंत्रता को पूरी तरह कुचल दिया जाएगा। वह खिड़की से बाहर झांकने लगी। गांव के बच्चे खेल रहे थे, महिलाएं अपने घरों के बाहर सफाई कर रही थीं और पुरुष खेतों में काम के लिए जा रहे थे। अनामिका के लिए यह सब एक दूर के सपने जैसा लगने लगा। यह दृश्य, जो कभी अनामिका के लिए साधारण और सामान्य थे, अब उसे बेहद मूल्यवान लगने लगे। उसे यह एहसास होने लगा कि उसकी स्वतंत्रता धीरे धीरे उससे छिन रही है। वह सोचने लगी, क्या यह वही जीवन है जिसका मैंने कभी सपना देखा था? रात के अंधेरे में, जब पूरा घर सो चुका था, वह अपने बिस्तर पर अकेली बैठी थी। उसके मन में विचारों का एक तूफान चल रहा था। उसे अपना बचपन याद आने लगा, जब वह बिना किसी फिक्र के अपने दोस्तों के साथ खेलती थी, स्कूल जाती थी और उसके पिता रामदीन हर संभव प्रयास करते थे कि वह हमेशा खुश रहे। लेकिन अब वह दिन सिर्फ यादें बनकर रह गए थे। उधर शांति अपने मन में नई योजनाएं बना रही थी। वह सोच रही थी कि 2 लाख रुपये किसी खजाने से कम नहीं। अब उसे किसी बात की परवाह करने की जरूरत नहीं है। उसने कल्पना की कि इन पैसों से वह एक बड़ा मकान बनवा सकती है, नए कपड़े खरीद सकती है और समाज में अपना कद ऊंचा कर सकती है। शांति ने कभी नहीं सोचा
कि अनामिका इस शादी से खुश होगी या नहीं। उसके लिए पैसे ही सब कुछ थे। दूसरी तरफ अनामिका इस बदलाव से पूरी तरह अनभिज्ञ थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि शांति अचानक इतनी प्रसन्न क्यों नजर आ रही है। वहीं ठाकुर की हवेली में विवेक अपने कमरे में बैठा अनामिका के बारे में सोच रहा था। उसकी आंखों में एक विचित्र चमक थी। विवेक के स्वभाव में क्रूरता और घमंड भरा था। वह जो चाहता था उसे पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। उसने अनामिका की मासूमियत और सुंदरता देखी थी, लेकिन उसके मन में अनामिका के प्रति कोई सच्ची भावना नहीं थी। विवेक ने सोचा, पिता ने मुझे मेरी इच्छा के खिलाफ शादी में बांधने की कोशिश की है, लेकिन अनामिका मेरे लिए केवल एक वस्तु नहीं है, वह एक चुनौती है और मुझे उसे अपने तरीके से पाना है। इस बीच ठाकुर परिवार ने शादी की तैयारियां शुरू कर दी थीं। हवेली में हलचल मची हुई थी। नौकर चाकर दिन रात काम में लगे थे। धीरेंद्र ठाकुर ने तय किया था कि यह शादी पूरे गांव में एक मिसाल बने। गांव के बाहर एक विशाल मंडप लगाया जा रहा था। पकवानों की तैयारियां जोरों पर थीं। गांव वाले इस भव्य आयोजन को लेकर उत्साहित थे, लेकिन अनामिका का मन भय और अनिश्चितता से भर गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब उसके साथ क्यों हो रहा है। एक शाम जब वह अपने कमरे में अकेली बैठी थी, उसके पिता रामदीन उसके पास आए। उन्होंने अनामिका के चेहरे पर चिंता के भाव देखे, जो साफ बता रहे थे कि वह इस शादी से खुश नहीं थी। लेकिन रामदीन के पास न तो शक्ति थी और न ही संसाधन कि वह ठाकुर परिवार के खिलाफ खड़े हो सके। रामदीन ने अनामिका के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटी, मुझे पता है यह सब बहुत अचानक हो रहा है और तुझे अजीब लग रहा होगा, लेकिन याद रखना, मैं हमेशा तेरे साथ हूं। अगर तुझे कोई परेशानी हो तो मुझे जरूर बताना। अनामिका ने अपने पिता की आंखों में देखा। वह कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसके शब्द होठों तक नहीं आ पाए। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। रामदीन ने उसे गले से लगा लिया। वह जानते थे कि उनकी बेटी कितनी मासूम और समझदार है, लेकिन इस कठोर दुनिया की सच्चाइयों से वह अब तक अनजान थी। रामदीन के मन में भी कई सवाल थे। इतने बड़े लोग अचानक हमारी बेटी से शादी क्यों करना चाहते हैं? उन्होंने यह सवाल शांति से पूछने का साहस नहीं जुटाया। वह जानते थे कि शांति का स्वभाव हमेशा डराने वाला रहा है। यदि उन्होंने कुछ कहा तो शांति उनका अपमान करने से नहीं हिचकिचाएगी। रात में जब अनामिका अपने बिस्तर पर लेटी थी, उसके मन में वही सवाल बार बार गूंज रहे थे। उसने अपनी आंखें बंद करने की कोशिश की, लेकिन डर और अनिश्चितता उसके दिलो दिमाग पर हावी थे। उसे नहीं पता था कि उसका भविष्य कैसा होगा। उस रात उसे एक सपना आया। उसने खुद को एक विशाल मंडप में खड़ा पाया, जहां चारों ओर लोग हंस रहे थे, ढोल नगाड़े बज रहे थे और रंग बिरंगे कपड़ों में लोग नाच रहे थे, लेकिन उसके पैर जंजीरों में जकड़े हुए थे। वह कहीं भी जाने की कोशिश करती तो उसे लगता कि कोई अदृश्य ताकत उसे रोक रही है। वह चिल्लाई, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, लेकिन उसकी आवाज किसी के कानों तक नहीं पहुंची। सपने में ही उसने विवेक ठाकुर को अपनी ओर बढ़ते देखा। उसकी आंखों में निर्दयता झलक रही थी। वह शिकारी की तरह अनामिका की ओर बढ़ रहा था। अनामिका ने भागने की कोशिश की, लेकिन जंजीरों ने उसे रोक लिया। विवेक ने उसे पकड़ लिया और जोर से खींचकर अपने पास ले आया। अचानक अनामिका की नींद खुल गई। वह हांफते हुए उठी। कमरे में घना अंधेरा था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और सांसें उखड़ रही थीं। उसने महसूस किया कि वह पसीने से तरबतर हो चुकी थी। यह सपना उसकी अनिश्चितता और भय का प्रतीक था। उसे यह समझ आ गया था कि यह शादी उसकी जिंदगी को पूरी तरह बदलने वाली है और वह इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। इस बीच धीरेंद्र ठाकुर और विवेक के जाने के बाद शांति ने अपनी योजनाओं पर तेजी से अमल करना शुरू कर दिया। वह इस सुनहरे अवसर को किसी भी हाल में हाथ से नहीं जाने देना चाहती थी। अब अनामिका को यकीन हो चुका था कि उसकी जिंदगी में बड़ा बदलाव आने वाला है। शांति की आंखों में चमक थी। 2 लाख रुपए, सोने के गहने और गांव की सबसे अमीर बहू बनने का सपना उसके लिए किसी कल्पना से कम नहीं था। उसने ठान लिया था कि इस मौके का भरपूर लाभ उठाएगी। उसने अपने पति रामदीन को ज्यादा कुछ बताना जरूरी नहीं समझा, क्योंकि वह जानती थी कि रामदीन उसके फैसले का विरोध कर सकते हैं।
उसने सिर्फ इतना कहा, शादी की तैयारियां शुरू करनी हैं और अनामिका को अब मदद करनी होगी। शांति ने अनामिका को आवाज लगाई। अपने कमरे में खोई हुई अनामिका मां की आवाज सुनकर आई। जब उसने सुना कि शादी की तैयारियां इतनी जल्दी शुरू हो रही हैं, तो वह चौंक गई। उसने पूछा, मां, इतनी जल्दी क्यों? शांति ने उसे डांटते हुए कहा, तुझे सवाल पूछने की जरूरत नहीं, जो कहा जा रहा है वही कर। शादी अगले हफ्ते है और हमें बहुत कुछ करना है। शांति की आवाज में कठोरता थी, लेकिन उसके चेहरे पर संतुष्टि झलक रही थी। अनामिका के लिए यह समय बेहद कठिन था। वह उलझन और बेचैनी से घिर गई थी। उसे विवेक ठाकुर के बारे में कुछ नहीं पता था, और सबसे बड़ी समस्या यह थी कि वह इस शादी के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं थी। हर बार जब वह इस शादी के बारे में सोचती, तो उसके दिल में एक अजीब सी घबराहट होती। उसने खुद से सवाल किया, क्या मुझे सच में इस आदमी से शादी करनी चाहिए? लेकिन उसे एहसास था कि उसके पास कोई विकल्प नहीं है। उसकी सौतेली मां ने फैसला ले लिया था और वह उनके खिलाफ खड़े होने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। रात में जब अनामिका बिस्तर पर लेटी, उसकी आंखों में नींद नहीं थी। उसे वह पल याद आने लगा जब विवेक ने उसे पहली बार देखा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे उसने पहले ही तय कर लिया हो कि वह अनामिका को हासिल करेगा। उस नजर को याद कर अनामिका सहम गई। वह मन ही मन सोचने लगी, यह आदमी कैसा होगा? क्या वह मुझे समझ पाएगा? अगले दिन शादी की तैयारियां तेजी से शुरू हो गईं। शांति ने गांव के सभी लोगों को न्योता देना शुरू कर दिया। घर के बाहर मंडप बनाने का काम शुरू हो गया। गांव की औरतें जो अनामिका को सजी धजी देख रही थीं, उसकी तारीफें करने लगीं। वाह अनामिका, तू तो राजकुमारी जैसी लग रही है, एक महिला ने कहा। लेकिन अनामिका के चेहरे पर खुशी का नामो निशान नहीं था। वह हर तारीफ के पीछे छिपे सच को समझने की कोशिश कर रही थी। जब अनामिका को शादी के लिए भारी लाल जोड़ा पहनाया गया, तो उसे अजीब सा महसूस हुआ। गहनों और भारी कपड़ों से लदी अनामिका आईने में खुद को देख रही थी। वह एक पारंपरिक दुल्हन की तरह लग रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर उलझन और डर के भाव साफ झलक रहे थे। उसकी आंखों में खुशी की बजाय चिंता का अक्स था। शांति ने उसे डांटते हुए कहा, तू ऐसा मुंह क्यों बना रही है? तुझे पता भी है तू कितनी खुशकिस्मत है। तुझे धीरेंद्र ठाकुर के घर जाना है, वहां तुझे किसी चीज की कमी नहीं होगी। अनामिका चुप रही। वह जानती थी कि उसकी मां उसकी भावनाओं को कभी नहीं समझ पाएगी। दूसरी ओर ठाकुर के घर में भी शादी की तैयारियां जोरों पर थीं, लेकिन विवेक इन तैयारियों में दिलचस्पी नहीं ले रहा था। वह शादी को केवल एक औपचारिकता मानता था। उसने अपने दोस्तों से कहा, यह शादी तो सिर्फ दिखावा है। मेरे लिए यह सब कोई मायने नहीं रखता। मुझे बस अनामिका चाहिए और उसे पाने का यह सबसे आसान तरीका है। विवेक के लिए शादी का कोई भावनात्मक महत्व नहीं था। वह अनामिका को केवल एक वस्तु की तरह देखता था, जिसे वह अपने तरीके से हासिल करना चाहता था। शादी उसके लिए एक सामाजिक दबाव था, जिसे वह पूरा कर रहा था। शादी के दिन जैसे जैसे करीब आने लगे, शांति ने अनामिका को विदाई की तैयारियों में भी शामिल कर लिया। अनामिका के लिए यह सब बेहद अजीब और असहज था। वह अपने पिता रामदीन को बहुत याद करने लगी। उसे पता था कि रामदीन इस शादी से खुश नहीं थे, लेकिन वह कुछ भी करने में असमर्थ थे। एक शाम रामदीन ने अनामिका से कहा, बेटी, अगर तुझे कुछ भी ठीक ना लगे तो मुझे जरूर बताना। मैं तेरे लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। अनामिका ने अपने पिता की ओर देखा, लेकिन कुछ कहने का साहस नहीं जुटा पाई। वह जानती थी कि उनके पास इस परिस्थिति को बदलने का कोई उपाय नहीं है। उसकी आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन उसने अपनी भावनाओं को भीतर ही दबा लिया। उसे अब यह यकीन हो चला था कि उसकी जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली है, और वह इस बदलाव के लिए तैयार नहीं थी। उसकी विदाई की तैयारियां शुरू हो चुकी थीं। गांव की महिलाएं उसे घेर कर बैठी थीं और उसे दुल्हन की तरह सजाने संवारने में व्यस्त थीं। लेकिन अनामिका को यह सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसी रात जब वह सोने की कोशिश कर रही थी, उसे फिर एक सपना आया। उसने खुद को एक अंधेरे और ठंडे कमरे में कैद पाया। कमरे की दीवारें काली और डरावनी थीं। उसने बार बार दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा पूरी तरह बंद था।
सपने में उसे विवेक ठाकुर की गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, तू इस कमरे से कभी बाहर नहीं निकल पाएगी। अनामिका ने पूरी ताकत से दरवाजा पीटा, लेकिन उसकी आवाज कहीं नहीं पहुंची। तभी उसे महसूस हुआ कि उसके पैरों की जंजीरें और भी कस गई हैं। वह घबराकर उठ बैठी। उसकी सांसें तेज हो रही थीं और दिल जोर से धड़क रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सपना था या हकीकत, लेकिन उसके दिल में यह डर गहराता जा रहा था कि यह शादी उसकी जिंदगी को एक कैद में बदल देगी। शादी का दिन आ पहुंचा था। पूरे गांव में इस भव्य आयोजन की चर्चा थी। अनामिका के घर सुबह से ही हलचल मची हुई थी। चारों ओर रौनक थी। गहनों की चमक, रंग बिरंगे परिधान और शहनाई की धुनें माहौल को उत्सवमय बना रही थीं। लेकिन इस सब के बीच अनामिका का दिल तेजी से धड़क रहा था। वह अपने कमरे में अकेली बैठी थी और उसकी आंखों में चिंता और बेचैनी के भाव साफ झलक रहे थे। महिलाएं उसे दुल्हन की तरह तैयार करने में लगी थीं। उन्होंने उसे लाल रंग का भारी लहंगा पहनाया जो सोने की महीन कढ़ाई से सजा हुआ था। उसके माथे पर चमचमाता हुआ मांगटिका था और उसकी नाक में बड़ी सी नथ उसकी सुंदरता को और निखार रही थी। उसकी आंखों में गहरा काजल और होठों पर हल्का गुलाबी रंग उसकी मासूमियत को और भी गहराई दे रहे थे। जब अनामिका आईने के सामने खड़ी हुई तो उसे खुद को पहचानने में भी मुश्किल हो रही थी। वह बेहद सुंदर दुल्हन की तरह दिख रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर खुशी की बजाय गहरी उदासी और अनिश्चितता का साया था। उसकी आंखों में अजीब सा खालीपन झलक रहा था जो उसके भीतर की उथल पुथल को बयां कर रहा था। शांति ने अनामिका को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, आज तू कितनी खूबसूरत लग रही है। तुझे देखकर ठाकुर परिवार भी गर्व करेगा कि उन्होंने तुझे अपनी बहू चुना। अनामिका ने कुछ नहीं कहा। उसने शांति की बात सुनी, लेकिन उसके मन में डर और सवालों का तूफान चल रहा था। उधर ठाकुर परिवार की हवेली में भी तैयारियां अपने चरम पर थीं। विवेक ठाकुर को शादी के लिए तैयार किया जा रहा था। उसने एक भारी शेरवानी पहनी थी जिस पर सोने के बटन और महीन कढ़ाई की सजावट थी। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखों में वही क्रूरता और घमंड झलक रहा था जिसे अनामिका पहले देख चुकी थी। विवेक शादी के बंधन को लेकर असमंजस में था। उसे यह बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था कि वह अपनी स्वतंत्रता को इस शादी के नाम पर खोने वाला है। उसने खुद से कहा, मुझे सिर्फ अनामिका चाहिए थी, यह शादी क्यों जरूरी है? विवेक के मन में अनामिका के प्रति कोई सच्चा प्रेम नहीं था। वह उसे केवल एक वस्तु के रूप में देख रहा था जिसे वह अपने तरीके से पाना चाहता था। शादी की रस्में शुरू हो चुकी थीं। गांव के बाहर बनाए गए विशाल पंडाल में हर ओर रोशनी की जगमगाहट थी। फूलों की सजावट और संगीत की मधुर धुनें माहौल को भव्य बना रही थीं। यह शादी गांव के इतिहास की सबसे बड़ी और आलीशान शादी बन चुकी थी। ठाकुर परिवार ने इस आयोजन में अपनी शान शौकत का भरपूर प्रदर्शन किया था। विवेक बारात के साथ गांव में पहुंच चुका था। बड़ी बड़ी गाड़ियों और घोड़ों पर सवार बारातियों की धूम ने इस शादी को और भी खास बना दिया था। जब विवेक को घोड़ी से उतारा गया तो अनामिका के घरवालों ने उसकी आरती उतारी। पंडाल में अनामिका को मंडप तक लाया जा रहा था। कुछ महिलाएं उसे सहारा दे रही थीं ताकि भारी लहंगे की वजह से वह गिर न जाए। जब अनामिका मंडप में पहुंची और उसकी नजर विवेक पर पड़ी तो उसकी आंखों में कोई स्नेह नहीं था। वह उसे एक अजनबी की तरह देख रही थी, जैसे किसी अनजान दुनिया में खड़ी हो। शादी की रस्में धीरे धीरे आगे बढ़ रही थीं, लेकिन अनामिका के मन में सवालों का सैलाब उमड़ रहा था। उसने विवेक की ओर देखा, लेकिन उसके मन में कोई भावनात्मक जुड़ाव महसूस नहीं हो रहा था। उसने खुद से पूछा, क्या यह वही व्यक्ति है जिसके साथ मुझे पूरी जिंदगी बितानी है? उसकी नजरें अपने पिता रामदीन की ओर गईं, जो विदाई की सोचकर भावुक थे। उनकी आंखों में आंसू थे और उनके चेहरे पर अफसोस साफ झलक रहा था। रामदीन ने अपनी आंखों से बहते आंसुओं को पोंछते हुए खुद को संभाला और सोचा, शायद यह शादी अनामिका के लिए सही हो। धीरेन्द्र ठाकुर का परिवार संपन्न है, वहां उसे किसी चीज की कमी नहीं होगी। लेकिन अनामिका के मन में इस शादी को लेकर गहरा भय और अनिश्चितता थी। वह जानती थी कि उसकी सौतेली मां शांति ने यह रिश्ता केवल लालच में किया है। उसे यह भी अंदाजा नहीं था
कि इस शादी के बाद उसकी जिंदगी कितना बदलने वाली है। जब पंडित जी ने मंत्रोच्चार के साथ विवाह की रस्में शुरू की और अनामिका और विवेक ठाकुर अग्नि के चारों ओर फेरे लेने लगे, तो अनामिका का मन और अधिक उलझ गया। हर कदम के साथ वह खुद को कमजोर और असहाय महसूस करने लगी। हर फेरा उसे एक बंधन की तरह लग रहा था, जो उसे एक अंधकारमय और अनिश्चित भविष्य की ओर खींच रहा था। उसने विवेक की ओर देखा, जो पूरी तरह शांत और भावनाहीन था। उसकी आंखों में न कोई स्नेह था और न ही किसी जुड़ाव का संकेत। मैं इस आदमी के साथ कैसे जीवन बिताऊंगी? यह सवाल अनामिका के मन में बार बार गूंज रहा था। जब पंडित जी ने विवेक को अनामिका की मांग में सिंदूर भरने को कहा, तो अनामिका के दिल में एक अजीब सी बेचैनी छा गई। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे यह सिंदूर उसकी आजादी को हमेशा के लिए छीन लेगा। लेकिन उसने खुद को संभाल लिया और अपनी आंखें बंद कर लीं। फेरे खत्म होने के बाद विदाई का समय आ गया। यह पल अनामिका के लिए सबसे कठिन था। उसकी आंखों में आंसू थे और अपने पिता रामदीन से दूर जाने का ख्याल भी उसे सहन नहीं हो रहा था। जैसे ही विदाई की रस्में शुरू हुईं, अनामिका अपने पिता के गले लगकर फूट फूट कर रो पड़ी। रामदीन भी अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाए और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने अपनी बेटी के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटी, हमेशा खुश रहना। मैं जानता हूं कि यह आसान नहीं होगा, लेकिन याद रखना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। शांति ने अनामिका से कहा, अब तू ठाकुर परिवार की बहू है, वहां तुझे किसी चीज की कमी नहीं होगी। अपनी मां को मत भूलना और वहां जाकर खुश रहना। अनामिका ने सिर झुका लिया और बिना कुछ कहे अपनी मां की बात मान ली। गाड़ी में बैठने के बाद उसका दिल भारी हो चुका था। उसकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। सजी धजी दुल्हन के रूप में वह गाड़ी में बैठी थी, लेकिन उसके चेहरे पर खुशी की कोई छवि नहीं थी। गाड़ी धीरे धीरे ठाकुर की हवेली की ओर बढ़ रही थी। यह वही हवेली थी जिसके बारे में उसने केवल कहानियां सुनी थीं, लेकिन कभी देखा नहीं था। गांव में इस हवेली को रहस्यमय और शाही माना जाता था, लेकिन अनामिका के मन में इसके प्रति कोई सकारात्मक धारणा नहीं थी। उसने सुना था कि वहां अजीब और डरावनी घटनाएं होती हैं। हालांकि उसने हमेशा इन कहानियों को झूठ मानकर टाल दिया था। गाड़ी में विवेक ठाकुर भी अनामिका के साथ था, लेकिन दोनों के बीच कोई संवाद नहीं हो रहा था। विवेक चुपचाप खिड़की से बाहर देख रहा था। उसके चेहरे पर एक ठंडापन और उदासीनता थी। उसने अनामिका की ओर एक बार भी नहीं देखा, जैसे वह उसकी उपस्थिति को पूरी तरह अनदेखा कर रहा हो। अनामिका ने विवेक की ओर नजर उठाई, लेकिन उसकी आंखों में कोई स्नेह या अपनापन नहीं दिखा। क्या यह आदमी मेरी जिंदगी का हिस्सा बनने लायक है? अनामिका ने मन ही मन सोचा। गाड़ी ठाकुर की हवेली के विशाल दरवाजे के सामने आकर रुकी। जैसे ही अनामिका ने हवेली को देखा, उसकी आंखें कुछ पल के लिए चमक उठीं। यह जगह किसी भव्य महल से कम नहीं थी। बड़े बड़े दरवाजे, ऊंची ऊंची दीवारें और चारों ओर फैला हुआ हरा भरा बागान। हवेली के बाहर कई नौकर चाकर खड़े थे जो नई बहू के स्वागत के लिए तैयार थे। अंदर का दृश्य और भी भव्य था। सोने और चांदी की सजावट, मखमली कालीन और दीवारों पर लगे महंगे चित्र इस हवेली को शाही माहौल दे रहे थे। अनामिका इस समृद्धि को देखकर थोड़ा घबरा गई। उसने कभी ऐसा वैभव नहीं देखा था। उसके कदम भारी लगने लगे और वह सोचने लगी, क्या मैं इस दुनिया में खुद को ढाल पाऊंगी? हवेली के मुख्य द्वार पर खड़े नौकर चाकर उसके स्वागत के लिए तत्पर थे। आइए बहू जी, आपका स्वागत है, उन्होंने आदरपूर्ण स्वर में कहा। लेकिन अनामिका को यह सत्कार बनावटी और अजीब लगा। मुख्य द्वार पर अनामिका के गृह प्रवेश की रस्में शुरू हुईं। धीरेंद्र ठाकुर पहले से ही वहां मौजूद थे। धीरेंद्र ठाकुर ने अनामिका को देखकर एक हल्की मुस्कान दी, लेकिन उनकी आंखों में वही पुरानी रहस्यमय चमक थी। उनकी खुशी स्पष्ट थी, लेकिन यह खुशी किसी पिता के समान नहीं लग रही थी। उनकी नजरों में एक अजीब सी आसक्ति थी, जिसे अनामिका ने पहले भी महसूस किया था, लेकिन वह इसे समझने में असमर्थ थी। शांति, अनामिका की सौतेली मां, वहां मौजूद थी। उसने गर्व भरी नजरों से अनामिका को देखा और मन ही मन सोचा, मेरी बेटी अब ठाकुर परिवार की बहू बन चुकी है। ये मेरे लिए भी एक बड़ी जीत है।
शांति अपनी बेटी को ठाकुर परिवार का हिस्सा बनते देख खुशी से फूली नहीं समा रही थी। गृह प्रवेश की रस्में पूरी होने के बाद अनामिका को ठाकुर परिवार के अन्य सदस्यों से मिलवाया गया। हवेली के कई हिस्से ऐसे थे जिन्हें देखकर अनामिका चकित रह गई। उसे अब इस जगह को अपना घर मानना था, लेकिन इस नए और भव्य वातावरण में वह बहुत असहज महसूस कर रही थी। विवेक ठाकुर का व्यवहार अभी भी अजीब और ठंडा था। उसने अनामिका से कोई बातचीत नहीं की और न ही उसकी ओर ध्यान दिया। ऐसा लग रहा था जैसे वह इस शादी से पूरी तरह उदासीन हो। विवेक के इस व्यवहार ने अनामिका के मन में और भी सवाल पैदा कर दिए। उसने सोचा, शायद विवेक को इस शादी के लिए मजबूर किया गया है और वह इस रिश्ते से खुश नहीं है। लेकिन अनामिका खुद भी इस रिश्ते से खुश नहीं थी, इसीलिए वह विवेक की भावनाओं को समझने की कोशिश कर रही थी। विवेक कमरे में गया, अपने कपड़े बदले और बिना कुछ कहे हवेली के किसी अन्य हिस्से में चला गया। उसकी यह उदासीनता और दूरी भरी हरकतें अनामिका को परेशान कर रही थीं, लेकिन उसने खुद को शांत रखने की कोशिश की। इसके बाद अनामिका को हवेली के ऊपरी हिस्से में ले जाया गया, जहां उसका कमरा था। यह कमरा किसी महल से कम नहीं था। दीवारों पर सुंदर चित्रों की सजावट थी, रेशमी पर्दे झूल रहे थे और सोने की कलाकारी ने इस कमरे को भव्य बना दिया था। बिस्तर इतना बड़ा था कि उस पर 5 लोग आराम से सो सकते थे। कमरे के कोने में एक खूबसूरत नक्काशीदार शीशा रखा था, जो पुराने जमाने की भव्यता को दर्शा रहा था। अनामिका ने कमरे को देखा और आश्चर्य से भर गई, लेकिन इस भव्यता के बावजूद वह खुद को बहुत असहज महसूस कर रही थी। यह मेरा घर नहीं है, उसने सोचा। यह कमरा जितना आलीशान था, उतना ही उसे अपने पुराने सादगी भरे जीवन की याद दिला रहा था। कमरे में कदम रखते ही उसने महसूस किया कि यह जगह उसके लिए पूरी तरह अजनबी है। वह सोचने लगी, इतनी दौलत और भव्यता के बावजूद मुझे यहां अकेलापन क्यों महसूस हो रहा है। उसने कमरे के चारों ओर नजर घुमाई और हर छोटी बड़ी चीज का निरीक्षण किया। उस रात जब अनामिका अपने नए कमरे में अकेली थी, उसे डर लगने लगा। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। यह मेरी जिंदगी कैसे बदल गई, उसने खुद से सवाल किया। वह अपने पिता और पुराने घर को याद करने लगी। उसकी आंखों के सामने वे दिन घूमने लगे जब वह अपने पिता के साथ सुरक्षित और खुश महसूस करती थी। अब वह एक ऐसी जगह पर थी जहां सब कुछ उसके लिए नया और अजनबी था। उसने बिस्तर पर लेटने की कोशिश की, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। उसका मन बार बार उस पल पर लौट रहा था जब उसने विवेक ठाकुर की आंखों में क्रूरता और घमंड देखा था। वह यह सोचकर घबरा रही थी कि विवेक के साथ उसका भविष्य कैसा होगा। रात के गहरे सन्नाटे में हवेली के बाहर से अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। अनामिका अचानक उठ बैठी और ध्यान से सुनने लगी। हवेली का सन्नाटा उसे डरावना लगने लगा। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके कमरे के बाहर चल रहा हो। उसने धीरे से दरवाजा खोला और बाहर झांका। कुछ नौकर खड़े थे, लेकिन उनके चेहरे पर गंभीरता और अजीब सा तनाव था। वे आपस में कुछ फुसफुसा रहे थे, लेकिन अनामिका उनकी बातें समझ नहीं पाई। उसने सोचा, शायद यह सब मेरा वहम है, लेकिन उसका दिल किसी अनजाने डर से कांप रहा था। उसे लगने लगा कि इस हवेली में कुछ ऐसा है जो उससे छिपाया जा रहा है। उस रात अनामिका का मन बार बार विवेक ठाकुर के बारे में सोचने लगा। उसने अब तक विवेक से कोई खास बातचीत नहीं की थी, लेकिन उसकी आंखों में उसे कुछ असामान्य महसूस हुआ। विवेक का व्यवहार उसके लिए एक गहरी पहेली बन गया था। उसकी आंखों में न तो प्यार है न लगाव, लेकिन उसके भीतर छिपा गुस्सा और घमंड साफ नजर आता है। क्या वह मुझसे कुछ छिपा रहा है? अनामिका ने खुद से सवाल किया। वह इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करती रही, लेकिन किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी। हवेली में आए अनामिका को कुछ ही घंटे हुए थे, लेकिन उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह बरसों से इस भारी और रहस्यमय वातावरण में फंसी हुई हो। रात का सन्नाटा गहराने के साथ ही हवेली और भी डरावनी लगने लगी। दीवारों पर टंगे पुराने चित्र, कोनों से आती हल्की हल्की आवाजें और हवेली के बड़े बड़े दरवाजों से गुजरती हवा की सरसराहट उसके दिल में अजीब सा डर भर रही थी। अनामिका अपने बिस्तर पर बैठी थी, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। वह बार बार अपने कमरे के बाहर से आने वाली आवाजों पर ध्यान देने की कोशिश कर रही थी,
उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि गलियारों में कोई हलचल हो रही है। क्या यहां सचमुच कुछ छिपा हुआ है? उसने खुद से सवाल किया। हवेली का यह रहस्यमय माहौल उसे बेचैन कर रहा था। उसे लगने लगा था कि यह जगह उससे कुछ छिपा रही है। विवेक के साथ उसके अब तक के अनुभव भी उसे विचलित कर रहे थे। शादी के बाद से विवेक ने उससे सीधे तौर पर कोई बात नहीं की थी। वह हमेशा गंभीर और चुप रहता था। अगली सुबह जब अनामिका जागी, उसने देखा कि विवेक कमरे में नहीं था। उसने सोचा कि शायद वह हवेली के किसी और हिस्से में होगा, लेकिन उसे याद आया कि रात में भी विवेक बहुत देर से आया था और बिना कुछ कहे सो गया था। वह मुझसे बात क्यों नहीं करता? उसने मन ही मन सोचा। विवेक का यह ठंडा और उदासीन व्यवहार उसे असहज बना रहा था। दिन में अनामिका को ठाकुर परिवार के अन्य सदस्यों से मिलने का अवसर मिला। हवेली में धीरेंद्र ठाकुर के अलावा कुछ अन्य रिश्तेदार भी रहते थे। उनसे मिलते हुए अनामिका ने महसूस किया कि उनकी नजरें भी अजीब थीं, जैसे वे कुछ छिपाने की कोशिश कर रहे हों। इसी दौरान हवेली की एक पुरानी नौकरानी, जिसका नाम कमला था, अनामिका के पास आई। कमला बूढ़ी और थकी हुई लग रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो अनामिका को थोड़ा डरावनी लगी। कमला ने धीमे स्वर में कहा, बहू रानी, इस हवेली में बहुत सारे राज छिपे हुए हैं। यहां जो दिखता है उस पर भरोसा मत करना। अनामिका चौंक गई। उसने फौरन पूछा, क्या मतलब? कैसी बातें कर रही हो? कमला ने इशारे से हवेली के पिछले हिस्से की ओर संकेत करते हुए कहा, यहां बहुत कुछ ऐसा है जो तुम्हें नहीं पता। सब कुछ वैसा नहीं है जैसा दिखता है। उसकी आवाज धीमी और रहस्यमय थी। कमला की यह बात सुनकर अनामिका के मन में एक नया डर घर कर गया। उस रात जब सब सो चुके थे, अनामिका ने सोचा कि वह हवेली के कुछ हिस्सों को खुद जाकर देखेगी। उसके मन में जो डर और संदेह पनप रहा था, उसने उसे इन रहस्यों को जानने के लिए प्रेरित किया। धीरे धीरे अनामिका अपने कमरे से बाहर निकली और गलियारे में चलने लगी। हवेली के गलियारे विशाल और जटिल थे। हर कोने में कोई न कोई पुरानी चीज रखी हुई थी। कहीं ताजे फूलों का गुलदस्ता तो कहीं पुराने समय के दीपक। छतें इतनी ऊंची थीं कि उन तक नजर पहुंचाना मुश्किल था। गलियारे से गुजरते हुए अनामिका हवेली के पीछे के हिस्से में पहुंची, जहां रोशनी बहुत कम थी। वहां उसे एक भारी लकड़ी का दरवाजा दिखाई दिया जो काफी पुराना लग रहा था। दरवाजे पर एक बड़ा सा ताला लगा हुआ था। इसे देखकर अनामिका का मन और भी बेचैन हो गया। यह दरवाजा क्यों बंद है और यहां इतना अंधेरा क्यों है? उसने खुद से पूछा। वह दरवाजे के पास गई और धीरे से उसकी कुंडी को खींचा। दरवाजा हल्की आवाज के साथ खुलने लगा, लेकिन अंदर का दृश्य पूरी तरह अंधेरे में डूबा हुआ था। जैसे ही उसने दरवाजे को और खोलने की कोशिश की, उसे पीछे से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। अनामिका ने फौरन दरवाजा बंद कर दिया और पीछे मुड़कर देखा। धीरेंद्र ठाकुर वहां खड़े थे। उनकी नजरें गंभीर थीं और उनके चेहरे पर कठोरता झलक रही थी। उन्होंने गहरी आवाज में पूछा, तुम यहां क्या कर रही हो? तुम्हें इस हिस्से में आने की इजाजत नहीं है। उनकी आवाज में ऐसी गंभीरता थी कि अनामिका का दिल तेजी से धड़कने लगा। डरते हुए अनामिका ने जवाब दिया, मैं बस घूम रही थी। मुझे नहीं पता था कि यहां आना मना है। धीरेंद्र ने उसकी बात को अनदेखा करते हुए कहा, यह हिस्सा हमारे परिवार के लिए बहुत खास है। बिना इजाजत कोई नहीं आता। उनके शब्दों और सख्त स्वर से अनामिका को यह साफ हो गया कि इस दरवाजे के पीछे कुछ ऐसा है जिसे जानबूझकर छिपाया जा रहा है। लेकिन वह और सवाल पूछने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। धीरेंद्र ने उसे तुरंत वापस जाने का इशारा किया। अनामिका चुपचाप वहां से लौट आई। अगले दिन विवेक का व्यवहार और भी रहस्यमय हो गया। सुबह से ही वह हवेली में नहीं था और किसी ने यह नहीं बताया कि वह कहां गया है। अनामिका ने कई बार उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन विवेक ने उसे पूरी तरह से अनदेखा कर दिया। वह दिन भर हवेली से बाहर रहा और जब रात को लौटा तो सीधे अपने कमरे में चला गया और दरवाजा बंद कर लिया। यह आदमी मुझसे बात क्यों नहीं करता? आखिर यह मुझसे क्या छिपा रहा है? अनामिका ने खुद से सवाल किया। उस रात उसने तय किया कि वह हर हाल में विवेक से बात करेगी और उसके इस अजीब व्यवहार का कारण जानने की कोशिश करेगी। हवेली के नौकर चाकर भी
रहस्यमय तरीके से पेश आ रहे थे। जब वे अनामिका के पास होते तो फुसफुसाकर आपस में बातें करते और जैसे ही अनामिका उनकी ओर देखती वे अचानक चुप हो जाते। यह सब देखकर अनामिका का शक और भी बढ़ गया। उसे महसूस हुआ कि इस हवेली में हर कोई कुछ न कुछ छिपा रहा है। एक बार जब अनामिका रसोई में गई तो उसने दो नौकरों को बात करते सुना। एक ने कहा, तूने बहू रानी को उस दरवाजे के पास जाते देखा था? दूसरे ने जवाब दिया, हाँ, लेकिन ठाकुर साहब ने सही समय पर देख लिया, उन्हें कुछ भी पता नहीं चलने दिया। यह सुनकर अनामिका का शक और गहरा हो गया। इस हवेली में आखिर ऐसा क्या है जिसे मुझसे छिपाया जा रहा है, उसने सोचा। विवेक का व्यवहार अब पहले से भी अधिक विचित्र हो गया था। शादी के इतने दिन बाद भी उसने अनामिका से कोई बात नहीं की थी। वह या तो हवेली में चुपचाप इधर उधर रहता या ज्यादातर समय बाहर ही बिताता। जब वह अनामिका के पास होता तो उसकी आंखों में उदासी और घमंड का अजीब सा मिश्रण झलकता। अनामिका के मन में हर दिन सवाल बढ़ते जा रहे थे। वह मुझसे इतनी दूरी क्यों बना रहा है? क्या वह सच में इस रिश्ते को स्वीकार नहीं कर पाया? उसकी आंखों में झलकती रहस्यमय चुप्पी अनामिका को बेचैन कर रही थी। एक शाम जब अनामिका अपने कमरे में अकेली बैठी थी, उसने तय किया कि अब उसे चुप नहीं रहना चाहिए। उसने धीरे धीरे विवेक के कमरे की ओर कदम बढ़ाए। वहां पहुंचकर उसने दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। दरवाजे की दरार से हल्की रोशनी बाहर आ रही थी और अंदर से धीमी आवाजें सुनाई दे रही थीं। अनामिका का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने दरवाजे पर कान लगाकर सुना। अंदर विवेक और धीरेंद्र ठाकुर बात कर रहे थे। तुम्हें यह सब बंद करना होगा विवेक, धीरेंद्र की गंभीर और सख्त आवाज गूंजी। अब अनामिका इस घर की बहू है। अगर उसने कुछ भी जान लिया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। विवेक की आवाज गुस्से और झुंझलाहट से भरी हुई थी। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता पिताजी। मैंने यह शादी सिर्फ आपके कहने पर की है, लेकिन मैं इसे अपने तरीके से निभाऊंगा। अनामिका के लिए मेरे दिल में कोई जगह नहीं है। यह सुनकर अनामिका सन्न रह गई। मेरे लिए कोई जगह नहीं है? यह शब्द उसके दिल को चीर गए। वह समझने की कोशिश कर रही थी कि विवेक की यह नाराजगी और दूरी क्यों है। धीरेंद्र ने दोबारा सख्ती से कहा, तुम्हें समझना होगा विवेक, यह सिर्फ एक शादी नहीं है, इससे हमारी प्रतिष्ठा जुड़ी है। तुम्हें अपना रवैया बदलना होगा। विवेक ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने कुछ कदम पीछे हटाए और दरवाजे की ओर बढ़ा। यह देखकर अनामिका तेजी से अपने कमरे की ओर लौट गई ताकि विवेक को पता न चले कि वह उनकी बातें सुन रही थी। अपने कमरे में पहुंचकर अनामिका का मन सवालों से घिर गया। यह सब क्या हो रहा है? विवेक मुझसे इतनी दूरी क्यों बना रहा है? ठाकुर साहब क्यों चाहते हैं कि वह अपना व्यवहार बदले? धीरेंद्र की बातों से यह साफ हो गया था कि इस शादी के पीछे कोई गहरा मकसद है। साथ ही उसे यह भी समझ में आ गया कि विवेक इस रिश्ते से बिल्कुल भी खुश नहीं है और शायद उसे जबरदस्ती इसमें धकेला गया है। कुछ दिन बाद अनामिका को हवेली के गुप्त हिस्से के बारे में और भी संकेत मिले। एक दिन जब वह रसोई में बैठी थी, उसने नौकरों को फिर से फुसफुसाते हुए सुना। एक नौकर ने कहा, बहू रानी अब उस हिस्से में नहीं जाती जहां वह उस रात गई थी। ठाकुर साहब ने उसे समय रहते रोक लिया। दूसरे ने जवाब दिया, हाँ, वहां जो छिपा है, अगर किसी को पता चल गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। यह सुनकर अनामिका का संदेह और भी गहरा हो गया। अनामिका के मन में सवाल उमड़ रहे थे। आखिर इस हवेली में ऐसा क्या छिपा है जिसे मुझसे छुपाया जा रहा है? उसने तय किया कि अब वह इस रहस्य से पर्दा उठाएगी। अगली रात जब सब सो रहे थे, वह फिर उसी गुप्त दरवाजे की ओर गई। इस बार दरवाजा पहले से खुला हुआ था। अंदर का दृश्य डरावना था। धुंधली रोशनी, दीवारों पर पुरानी तस्वीरें और एक मेज जिस पर पुराने कागजात रखे थे। कागजों को पढ़ते ही अनामिका के होश उड़ गए। उनमें धीरेंद्र ठाकुर के घिनौने कारनामों का विवरण था। कैसे उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए कई लोगों की जिंदगी बर्बाद की। गांव के कई लापता लोगों के नाम उन कागजों में दर्ज थे। अगले दिन विवेक ने अनामिका से सख्ती से कहा, हवेली के कुछ हिस्सों में तुम्हें जाने की इजाजत नहीं है। याद रखना, यहां सब कुछ तुम्हारे लिए नहीं है।
यह सुनकर अनामिका का दिल टूट गया। विवेक के व्यवहार में ठंडापन और बढ़ गया। एक शाम अनामिका ने पुरानी नौकरानी कमला से सच जानने की कोशिश की। कमला ने बताया, यह हवेली सिर्फ पत्थरों से नहीं बनी, इसमें कई लोगों की चीखें दबी हैं। जो भी ठाकुर साहब के खिलाफ गया वह बर्बाद हो गया। अनामिका को एहसास हुआ कि हवेली में धन और ताकत के पीछे एक घिनौना अतीत छिपा है। उसे यह भी लगा कि विवेक शायद इस साजिश का हिस्सा नहीं है, लेकिन वह अपने पिता के दबाव में है। उस रात विवेक अचानक अनामिका के कमरे के बाहर आया और गुस्से में बोला, तुम मुझसे आखिर चाहती क्या हो? उसकी आंखों में अजीब सी चमक और उसकी आवाज में झुंझलाहट थी। अनामिका समझ गई कि इस रिश्ते में दरारें और रहस्य और गहरे हैं। अनामिका ने विवेक से सीधे सवाल किया, तुम इस शादी से इतने नाराज क्यों हो? अगर तुम मुझसे नफरत करते हो तो यह शादी क्यों की? विवेक ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, यह सब मेरे बस में नहीं था। मेरे पिता ने यह अपने स्वार्थ के लिए किया है। मैं सिर्फ उनके खेल का हिस्सा हूं। यह सुनकर अनामिका हैरान रह गई। उसने तय किया कि वह गुप्त कमरे का रहस्य पूरी तरह से उजागर करेगी। अगली रात जब सब सो रहे थे, वह फिर से वहां गई। इस बार दरवाजा खुला था। अंदर पुराने नक्शे, तस्वीरें और एक संदूक मिला। संदूक में रखी किताबों से उसे ठाकुर परिवार के घिनौने अतीत का पता चला। कैसे उन्होंने अपनी ताकत बनाए रखने के लिए निर्दोष लोगों का शोषण किया और उनकी बलि दी। अनामिका को समझ आया कि विवेक इस साजिश का हिस्सा नहीं था, लेकिन वह मजबूरी में फंसा हुआ था। उसने तय किया कि वह न केवल खुद को बल्कि विवेक को भी इस जाल से बाहर निकालेगी। एक रात उसने विवेक से बात करने का फैसला किया। उसके कमरे तक जाकर उसने दरवाजा खटखटाया। विवेक ने झुंझलाहट के साथ दरवाजा खोला। अनामिका ने साहस जुटाकर कहा, मुझे सब पता चल चुका है, तुम्हारे पिता के रहस्य और उनके घिनौने काम, लेकिन तुम चुप क्यों हो? तुम यह सब क्यों सह रहे हो? विवेक ने अनामिका की बात सुनी, लेकिन उसकी आंखों में कोई नरमी नहीं थी। वह चुपचाप उसे घूरता रहा, जैसे उसके भीतर चल रहे तूफान को शब्द नहीं मिल पा रहे हों। विवेक ने अनामिका से कहा, यह सब तुम्हारी समझ से बाहर है। यह सिर्फ मेरे पिता का खेल नहीं है, बल्कि इस परिवार की जड़ें इसमें गहराई तक फंसी हुई हैं। अगर मैं कुछ करता हूं तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। अनामिका ने दृढ़ता से जवाब दिया, तुम्हें यह जानते हुए चुप नहीं रहना चाहिए। हमें इस जाल से बाहर निकलना होगा। विवेक ने थोड़ी देर सोचा और कहा, अगर तुम सच का सामना करना चाहती हो तो इसके नतीजे भी भुगतने पड़ेंगे। हवेली में अनामिका को अजीब घटनाएं महसूस होने लगीं। रात को चीखें और हवेली के गलियारों में किसी के चलने की आवाजें। इन घटनाओं ने उसके संकल्प को और मजबूत किया। एक दिन धीरेन्द्र ठाकुर ने अनामिका को बुलाकर चेतावनी दी, यहां जो होता है वह तुम्हारे समझने के लिए नहीं है। अगर तुमने ज्यादा जानने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। इस चेतावनी ने अनामिका को और गुस्से से भर दिया। उसने विवेक को अपने साथ आने के लिए राजी किया। दोनों ने तय किया कि अब समय आ गया है कि धीरेन्द्र ठाकुर के अत्याचारों का अंत किया जाए। विवेक ने कहा, हमें सावधानी से चलना होगा। अगर पिता को पता चला तो वे हमें खत्म कर देंगे। उन्होंने योजना बनाई कि गांव के मुखिया धनपाल सिंह से मिलेंगे, जो कभी धीरेन्द्र के करीब थे लेकिन अब उनके खिलाफ थे। रात के अंधेरे में विवेक और अनामिका चुपचाप धनपाल के घर पहुंचे। धनपाल ने उन्हें देखकर कहा, तुम्हारे पिता के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत है? विवेक ने दृढ़ता से जवाब दिया, हां, अब समय आ गया है कि इस खेल का अंत किया जाए। धनपाल उनकी बात सुनकर गंभीर हो गए। उन्होंने मदद का वादा किया, लेकिन चेतावनी दी कि यह लड़ाई खतरनाक होगी। विवेक और अनामिका ने तय किया कि वे सच को उजागर करेंगे, चाहे इसके लिए कितने भी खतरे क्यों ना उठाने पड़े। धनपाल सिंह ने विवेक और अनामिका को बताया, तुम्हारे पिता हमेशा ताकत और दौलत के भूखे रहे हैं। उन्होंने गांव के कई किसानों की जमीनें छीनी और विरोध करने वालों को गायब कर दिया। मुझे याद है, कुछ किसानों ने एकजुट होकर उनका विरोध किया, लेकिन वे सभी अचानक लापता हो गए। शायद उन्हें इस हवेली में लाया गया और फिर कभी देखा नहीं गया। धनपाल की बातों ने विवेक और अनामिका के इरादों को और मजबूत कर दिया।
लेकिन वे जानते थे कि धीरेंद्र ठाकुर बेहद खतरनाक थे। धनपाल ने वादा किया कि वह गांव के कुछ और लोगों को इस योजना में शामिल करेंगे। इस बीच धीरेंद्र को हवेली में हो रही हरकतों पर शक हो गया। उन्होंने विवेक को चेतावनी दी, मैं सब जानता हूं, मुझे मत समझना कि यहां क्या चल रहा है। उन्होंने नौकरों और गार्डों को सतर्क कर दिया। अब हवेली की सुरक्षा और सख्त हो गई थी, जिससे विवेक और अनामिका के लिए खतरा बढ़ गया। कमला, जो हवेली की पुरानी नौकरानी थी, ने अनामिका और विवेक का साथ देने का फैसला किया। उसने बताया, हवेली के नीचे एक पुरानी सुरंग है जो ठाकुर परिवार के गुप्त कामों के लिए इस्तेमाल होती थी। वहां कई सबूत छिपे हैं जो उनकी सच्चाई उजागर कर सकते हैं। रात में कमला ने उन्हें सुरंग का रास्ता दिखाया। हवेली के पिछले हिस्से में एक जंग लगा हुआ लोहे का दरवाजा था। विवेक और अनामिका ने मिलकर उसे खोला। भारी चरमराहट के साथ दरवाजा खुला और उनके सामने अंधेरी, बदबूदार सुरंग थी। मशाल की हल्की रोशनी में वे अंदर बढ़े। सुरंग की दीवारें गीली और सड़ी हुई थीं। वहां का वातावरण डरावना और असहज था, लेकिन विवेक और अनामिका ने ठान लिया था कि वे इन रहस्यों को उजागर कर इस अत्याचार का अंत करेंगे। विवेक और अनामिका सुरंग में गए, जहां उन्हें एक धूल से ढकी संदूक मिली। संदूक में दस्तावेज और छोटे बक्से थे, जिनमें ठाकुर परिवार के अपराधों के सबूत छिपे थे। फर्जी जमीन के कागजात, हत्याओं के प्लान और किसानों पर किए गए अत्याचार। अनामिका ने कहा, यह सब निर्दोषों को न्याय दिलाने में मदद करेगा। विवेक ने कड़वाहट से कहा, अब समझ आया कि पिता मुझे इस हवेली से दूर क्यों रखना चाहते थे। उन्होंने फैसला किया कि इन सबूतों को बाहर लाकर ठाकुर परिवार की सच्चाई दुनिया के सामने रखेंगे। लेकिन तभी सुरंग में डरावनी आवाजें गूंजने लगीं। विवेक ने कहा, हमें तुरंत यहां से निकलना होगा। हवेली लौटते ही उन्हें लगा कि माहौल और गंभीर हो चुका है। गार्ड्स हर जगह तैनात थे और धीरेंद्र ठाकुर को शक हो गया था। उन्होंने गार्ड्स को विवेक और अनामिका पर नजर रखने का आदेश दिया। कमला ने उन्हें बताया, सुरंग में और भी सबूत छिपे हैं, लेकिन वहां जाना जोखिम भरा है। विवेक और अनामिका ने तय किया कि वे सुरंग में वापस जाएंगे, लेकिन अब उन्हें और सतर्क रहना होगा। उधर धीरेंद्र ठाकुर ने गुप्त कमरे में अपने गार्ड से कहा, मुझे शक है कि विवेक और अनामिका कुछ छिपा रहे हैं। उन्हें रोको, चाहे कुछ भी हो। विवेक और अनामिका जानते थे कि समय कम है। उन्होंने सुरंग में जाकर सबूत इकट्ठा करने और गांव वालों तक पहुंचाने की योजना बनाई। विवेक ने कहा, हमें जल्दी करना होगा। अगर पिता को सबूतों का पता चला तो वे हमें रोक देंगे। अनामिका ने सहमति जताई और दोनों ने सावधानी से सुरंग की ओर कदम बढ़ाए। रात के अंधेरे में विवेक और अनामिका सुरंग में दाखिल हुए। दरवाजे से हल्की आवाजें आ रही थीं, लेकिन उन्होंने हिम्मत जुटाई और अंदर गए। दीवारों पर रहस्यमय चित्र और निशान देखकर अनामिका का दिल तेजी से धड़कने लगा। जैसे ही वे गहरे हिस्से में पहुंचे, संदूक में छिपे कागजात और सबूत मिले। ठाकुर परिवार के अत्याचारों, जमीन हथियाने और हत्याओं के ठोस प्रमाण। तभी गार्ड्स ने उन्हें घेर लिया और संघर्ष शुरू हो गया। धीरेंद्र ठाकुर खुद वहां पहुंचे और गुस्से में बोले, तुमने मेरे खिलाफ जाने की हिम्मत की, इसकी कीमत चुकानी होगी। विवेक ने जवाब दिया, आपके अपराधों का अंत होना ही चाहिए। जबरदस्त लड़ाई के बाद विवेक और अनामिका सुरंग के बाहर निकलने में कामयाब रहे। गांव में पहुंचकर उन्होंने धनपाल सिंह और ग्रामीणों को सबूत दिखाए। गुस्साए ग्रामीणों ने धीरेंद्र ठाकुर के अत्याचार खत्म करने का फैसला किया। पुलिस की मदद से ठाकुर हवेली पर छापा पड़ा। सबूतों के आधार पर धीरेंद्र को गिरफ्तार कर लिया गया। उनके गुनाह उजागर हुए और वर्षों का अत्याचार समाप्त हुआ। गांव में राहत का माहौल छा गया। विवेक अपने पिता के खिलाफ जीत के बाद भविष्य को लेकर उलझन में था। अनामिका ने उसे दिलासा दिया, तुमने सही किया, अब हमें अतीत छोड़कर एक नई शुरुआत करनी होगी। विवेक ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं अपने फैसले के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करूंगा। विवेक ने अनामिका की बात सुनने के बाद ठान लिया कि वह अपने अतीत से मुक्त होकर नई शुरुआत करेगा। ठाकुर हवेली, जो कभी गांव का सबसे ताकतवर और खौफनाक स्थान थी, अब वीरान और खामोश हो चुकी थी।
दीवारों पर दरारें थीं और अंदर छिपे राज धीरे धीरे सामने आने लगे थे। विवेक ने निर्णय लिया कि इस हवेली को सुधारा नहीं जाएगा। यह अत्याचार का प्रतीक है, इसे यूं ही छोड़ देना चाहिए ताकि लोग जानें कि लालच और ताकत का अंत क्या होता है, उसने सोचा। विवेक और अनामिका ने गांव के विकास के लिए काम करने का फैसला किया। उन्होंने जमीनें किसानों को लौटाने और गांव में न्याय लाने के लिए एक समिति बनाई, जिसमें मुखिया धनपाल सिंह और अन्य बुजुर्ग शामिल थे। धीरे धीरे ग्रामीणों ने विवेक और अनामिका को सम्मान देना शुरू किया। अनामिका ने गांव की महिलाओं के लिए एक नया मार्ग प्रशस्त किया। उसने उन्हें आत्मनिर्भर बनने, शिक्षा प्राप्त करने और रोजगार के अवसर तलाशने के लिए प्रेरित किया। महिलाओं ने मिलकर खेती, हस्तशिल्प और अन्य उद्योगों में काम शुरू किया। अनामिका का सपना था कि हर महिला अपने परिवार की मदद कर सके। जल्द ही वह गांव की महिलाओं की प्रेरणा बन गई। विवेक, जो पहले अपने पिता के अत्याचारों के साए में दबा हुआ था, अब एक स्वतंत्र और जिम्मेदार व्यक्ति बन गया। अनामिका के समर्थन और प्रोत्साहन ने उसे एक नई पहचान दी। दोनों ने अपने अतीत को पीछे छोड़ते हुए एक नई जिंदगी की शुरुआत की। ठाकुर हवेली अब वीरान हो चुकी थी। लोग वहां जाने से डरते थे क्योंकि यह पापों की कहानियों से भरी थी। विवेक ने फैसला किया कि हवेली को गिराकर वहां एक स्कूल बनाया जाएगा। यह नई पीढ़ी के लिए शिक्षा और प्रगति का केंद्र बनेगा, उसने कहा। गांव वालों ने इस निर्णय का स्वागत किया। धीरे धीरे हवेली को गिरा दिया गया और उसकी जगह गांव का पहला बड़ा स्कूल बना। यह स्कूल बच्चों के लिए एक नया भविष्य बनाने वाला केंद्र बन गया। गांव अब पूरी तरह बदल चुका था। जहां पहले डर और अन्याय का माहौल था, वहां अब शांति और समानता की स्थापना हो चुकी थी। विवेक और अनामिका के प्रयासों ने गांव को एक नई पहचान दी। ग्रामीण अब खुशहाल जीवन जी रहे थे और गांव में न्याय और समानता का वातावरण बन चुका था। प्रिय दर्शकों, इस कथा ने हमें यह सिखाया कि अतीत को पीछे छोड़कर सही फैसले लेना ही जीवन की सच्ची ताकत है। साथ ही जीवन में 3 बातें हमेशा याद रखें। 1. अपनी संपत्ति का पूरा विवरण औलाद को तभी बताएं जब आप पूरी तरह आश्वस्त हों। अपनी संपत्ति का प्रबंधन स्वयं करें। 2. अपने स्वास्थ्य की कमजोरियों को भगवान पर छोड़ें और आत्मनिर्भर बने रहें। 3. अपनी गहरी व्यक्तिगत बातें औलाद से साझा करने में सतर्क रहें। आत्मसम्मान बनाए रखें। यदि यह कथा आपको प्रेरणादायक लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें, चैनल स्पिरिचुअल ज्ञान सागर को सब्सक्राइब करें और इस संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। कमेंट सेक्शन में जय श्री राम लिखकर अपनी श्रद्धा व्यक्त करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। जय श्री राम।